हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रिज्यूम आर हरियाणा जी के क्विक रिवीजन सीरीज। सो आजकल हमने स्टार्ट कर रखा है हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना। उसी की आज थर्ड क्लास है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह है कुरुक्षेत्र और कैथल। देखिए कुछ पार्ट जो है इसका कुरुक्षेत्र के अंदर आता है, कुछ भाग जो है इसका कैथल के अंदर आता है। इसलिए अगर ऑप्शन में कुरुक्षेत्र गिवन है तो कुरुक्षेत्र भी ठीक हो जाएगा और कैथल है तो कैथल भी ठीक हो जाएगा। वीरवारा वन्यजीव संरक्षण केंद्र यह कहाँ पर है? वीरवारा ये है हमारा जींद में। हरियाणा में टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य है 8 और नेशनल पार्क है 2। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है हरियाणा का? यह है अबूब शहर जो कि है सिरसा में। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये है हमारा छिलचिला कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है यह कुरुक्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और कहाँ पर है? भोर सैदान, भोर सैदान नामक जगह पर है, कुरुक्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर। और कब बना था ये? 1981-82 में ये बनाया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा में पिछले गेम्स में, जो गेम्स हुए थे उनमें कुल कितने मेडल जीते थे हरियाणा ने? हरियाणा ने जीते थे 137 मेडल जीते थे। गुड़गांव में प्राचीन उद्योग, गुड़गांव का प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो गुड़गांव का प्राचीन उद्योग है कार उद्योग। कार उद्योग है जो कि कब खोला गया था? 1980 में खोला गया था। पहली कार बनाई गई थी कब बनाई गई थी? 1981 में बनाई गई थी। और मारुति कार उद्योग, कौन सा उद्योग कहते हैं इसे? मारुति कार उद्योग। नेक्स्ट है नर नारायण की गुफा। नर नारायण की गुफा यह कहाँ पर है? यह है हमारे यमुनानगर में है। हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त हुआ था, क्या नाम है उनका? उनका नाम है मामन खां। मामन खां हिसार के गांव खरक पुनिया से संबंध रखते हैं और इनकी उम्र जो है थी वो 83 से 84 वर्ष की। जींद के रियासत के राजा प्रताप सिंह थे। जींद रियासत की स्थापना की थी गजपत सिंह ने। और गजपत सिंह का जो किला है वो कहाँ पर है? वो भी जींद में है। मामन खां के जो दादा थे, मामन खां के जो दादा थे वो गजपत सिंह के दरबार में सारंगी बजाते थे। मामन खां अपनी पीढ़ी के 5वें ये छठे सारंगी वादक हैं। मामन खां अपनी पीढ़ी के 5वें छठे सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट इज हरियाणा की वीवर सिटी। ये तो सब जानते हैं, हरियाणा की वीवर सिटी या बुनकरों का शहर, हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे बुनकरों का शहर और इंग्लिश में आता है तो वीवर्स सिटी। किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पानीपत को कहा जाता है। दरी उद्योग प्रसिद्ध है। दरी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है पानीपत का। पानीपत में बने हुए जो भी कंबल होते हैं, जो भी दरियां होती हैं, जो भी बिस्तर्स होते हैं, ये इनका ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस को इनका निर्यात किया जाता है। और जो भारतीय सेना के जो कंबल बनते हैं उनका भी 70% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वो कहाँ पर होती है? वो भी पानीपत में होती है। पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोकेमिकल हब किस लिए जाना जाता है? क्योंकि एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है पूरे एशिया की, तेल शोधक जो कारखाना है वो कहाँ पर लगा हुआ है? पानीपत में लगा हुआ है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एशिया की दूसरी है तो एशिया की पहली कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी या सबसे पहली जो रिफाइनरी, बड़ी रिफाइनरी है वो कहाँ पर है? वो है हमारी गुजरात में, गुजरात के जामनगर में है। गुजरात के जामनगर में है एशिया की पहले नंबर की सबसे बड़ी रिफाइनरी। और एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिफाइनरी वो है हमारी पानीपत में। और इसीलिए ही पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज हरियाणा की सोलर सिटी। हरियाणा की सोलर सिटी किसे कहते हैं? गुड़गांव को कहते हैं। सोलर एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का, विश्व का जो वर्ल्ड क्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? गुड़गांव में है। इसलिए इसको सोलर सिटी कहा जाता है। मिलेनियम सिटी कहते हैं गुड़गांव को। और क्या कहते हैं? ड्रीम सिटी या सपनों का शहर, सपनों की नगरी भी कहते हैं। मेडी सिटी कहते हैं गुड़गांव को। साइबर सिटी भी कहते हैं गुड़गांव को। एंटरटेनमेंट का हब है ये गुड़गांव। नेक्स्ट है यूएनओ। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है हमारा न्यूयॉर्क के अंदर है। यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और मौसम विभाग का मुख्यालय, मौसम विभाग का मुख्यालय ये कहाँ पर है? ये है हमारा जेनेवा के अंदर। मौसम विभाग का मुख्यालय है जेनेवा के अंदर। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मतलब हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? तो यह है फरीदाबाद की। लेकिन फरीदाबाद जो है
वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 22 जिलों में से 22वां नंबर है इसका, सबसे छोटा जिला है। 741 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला जिला है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है पूरे हरियाणा में, और इसी वजह से ही इसका जनघनत्व भी बहुत अधिक है। जनघनत्व है इसका 2442 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है फरीदाबाद, तो दूसरा बड़ा जिला कौन सा है? दूसरा बड़ा जिला है हिसार। मतलब दूसरे नंबर जनसंख्या कहां पर सबसे अधिक है? हिसार में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है सिरसा, 4277 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, और इसका जो जनघनत्व है वो है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सिरसा का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये है हमारा फरीदाबाद। इसका जनघनत्व मैंने आपको बताया था 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कहां पर हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध पानीपत में हुआ था, लेकिन अगर प्रॉपर पॉइंट पूछ लिया जाए, प्रॉपर प्लेस, तो यह है सौदापुर। हेमू की समाधि भी कहां पर है? सौदापुर में है। क्यों? क्योंकि पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमचंद्र विक्रमा, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये 14वें नंबर का विक्रमादित्य था, और अंतिम हिंदू शासक था जिसका जन्म की हरियाणा में हुआ था, रेवाड़ी में इसका जन्म हुआ था हेमचंद्र का। और इसकी समाधि कहां पर बनाई गई है? सौदापुर में ही इसकी समाधि बनी हुई है। हेमू के हाथी का क्या नाम था? हेमू के हाथी का नाम था हवाई नाम था हेमू के हाथी का। हरियाणा में महिलाओं की सबसे अधिक संख्या कहां पर है? महिलाओं की सबसे अधिक संख्या है हरियाणा में फरीदाबाद में है। और महिलाओं की सबसे अधिक साक्षरता दर कहां पर है? तो यह है गुड़गांव में। क्लियर? अस्थल बोहर मठ, यह किससे जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है ऋषि बाबा मस्तनाथ जी से जुड़ा हुआ है। हमारे जो ऋषि हैं, कौन से ऋषि? ऋषि का नाम है बाबा मस्तनाथ, उनसे जुड़ा हुआ है अस्थल बोहर मठ। और बाबा मस्तनाथ का मेला ये कहां पर लगता है? ये भी रोहतक में लगता है। अस्थल बोहर मठ ये भी रोहतक में ही है, और इनके नाम पर बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी है। और अस्थल बोहर मठ की स्थापना जो की थी वो की थी चौरंगीनाथ ने की थी, लेकिन इसका पुनरुत्थान किया था, पुनर्निर्माण जो किया था वो बाबा मस्तनाथ ने किया था। इस अस्थल बोहर मठ में एक बार एक गुरु आए थे, उनका नाम था गुरु गोरखनाथ जी। उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करते हुए अपना जो चिमटा था वो यहीं पर ही गाड़ कर चले गए थे। उनके चले जाने के बाद एक नाथ आए, उन नाथ का नाम था चौरंगी नाथ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चिमटा गढ़ा हुआ देखा और यहाँ पर क्या कर दी? अस्थल बोहर मठ की स्थापना कर दी थी। किसने की थी अस्थल बोहर मठ की स्थापना? ये की थी चौरंगी नाथ जी ने। फिर उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद तक यह बिल्कुल ही बहुत ही कम विकसित हुआ था, तब तक इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था ये। उसके बाद एक बाबा आए, इस बाबा का नाम था बाबा मस्तनाथ जी। उन्होंने क्या किया? इस मठ को पुनर्जीवित किया 1791 में। कब पुनर्जीवित किया ये भी पूछ लिया जाता है। 1791 में किया था। उसके बाद से ये अब तक बहुत ही अच्छे से बढ़िया से चल रहा है। उसके बाद कई आए, और कई जैसे बाबा आते रहे और जाते रहे। योगी आदित्यनाथ भी आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने भी बहुत अधिक सपोर्ट किया था। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी बनाई गई यहाँ पर। कहाँ पर है? रोहतक में है। वर्तमान में अस्थल बोहर की गद्दी पर, अस्थल बोहर मठ की गद्दी पर कौन बैठा हुआ है? तो यह बैठे हुए हैं बाबा बालकनाथ जी बैठे हुए हैं। हरियाणा में आम की बागवानी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? आम की बागवानी सबसे अधिक होती है यमुनानगर में होती है। सबसे अधिक बागवानी कहां पर होती है? यमुनानगर में होती है। मैंगो सिटी किसको कहते हैं? अंबाला को। देखिए, आम की बागवानी सबसे अधिक होती है यमुनानगर में, बट मैंगो सिटी किसे कहते हैं? अंबाला को कहते हैं। आम की जो बागवानी की जाती है वो की जाती है 5435 हेक्टेयर भूमि पर। 5435 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। और मैंगो मेला जो लगता है वो कहां पर लगता है? यादवेंद्र गार्डन में, पिंजौर में लगता है। हर साल 6 जुलाई और लगता है, 6 जुलाई को लगता है, और हर साल 2 दिन लगता है। 2022 में ये मेला 3 दिन तक लगा था। ये भी एक्सेप्शन है कि हर साल 2 दिन ही लगता है, लेकिन 2022 का जो मेला था आम मेला वो 3 दिन तक चला था। और यादवेंद्र गार्डन की स्थापना किसने की थी? औरंगजेब ने। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका डिजाइन तैयार किया था फिदई खान ने, जो कि औरंगजेब के चचेरे भाई थे। नेक्स्ट इज
उत्तर भारत की स्टील सिटी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है हिसार को। नवीन जिंदल जो कि ओम प्रकाश जिंदल के बेटे हैं, उनका जन्म हुआ था हिसार में। और नवीन जिंदल का जो बेटा है वो है चिन्मय जिंदल। ठीक है, चिन्मय जिंदल है। एशिया के टॉप 30 उद्योगपतियों में चिन्मय जिंदल का नाम आया है। टॉप 30 जो उद्योगपति हैं उनमें किसका नाम आया है? चिन्मय जिंदल। चिन्मय जिंदल किसका बेटा है? नवीन जिंदल का। और नवीन जिंदल किसका बेटा है? ओम प्रकाश जिंदल का। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितनी साहित्य अकादमी है? तो हम पढ़ चुके हैं ये पिछली वीडियोस में। कितनी साहित्य अकादमी है? 5 साहित्य अकादमी है। टोटल कितनी साहित्य अकादमी है? 5। लेकिन सभी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? पंचकुला में है। उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 22 दिसंबर 1985 में की गई थी। 22 दिसंबर 1985 को पंचकुला में की गई थी, अभी हमने पढ़ा। और हाली पुरस्कार दिया जाता है किसके नाम पर दिया जाता है? अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर दिया जाता है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था अंबाला में। नेक्स्ट इज काला तितर। काला तितर क्या है? हरियाणा का राजकीय पक्षी है। और इसे हरियाणा का राजकीय पक्षी कब बनाया गया था, कब घोषित किया गया था? यह किया गया था 1976 में। काला तितर को हरियाणा का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था? यह किया गया था 1976 में। काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है? यह है अबूब शहर, सिरसा में है। काला तितर प्रजनन केंद्र भी है अबूब शहर। और काला तितर जो पर्यटक स्थल है, काला तितर पर्यटक स्थल जो है वो है हमारा कहां पर है? अबूब शहर, सिरसा में है। और काला तितर प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ है? वो है हमारा पिपली कुरुक्षेत्र में है। पिपली कुरुक्षेत्र में है काला तितर प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है हमारा भगत पूरण मल। भगत पूरण मल का मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है हमारा गुड़गांव में। शाह चोखा खोरी का मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है गुड़गांव में। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि शाह चोखा खोरी का जो मेला है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट PYQs में है। तो यह किस संप्रदाय से है? मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करता है यह। और हरियाणा में शीतला माता मेला कहाँ लगता है? शीतला माता का मेला लगता है हमारा गुड़गांव में लगता है शीतला माता का मेला। विकास कृष्ण यादव पूरा नाम है इनका। विकास कृष्ण यादव का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। हरियाणा में सबसे बड़ी उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने थे? जिनकी सबसे ज्यादा उम्र थी अब तक, सबसे बड़ी उम्र के मुख्यमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल जी। इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है और इन्हें ताऊ भी कहा जाता है और इन्हें कहीं कहीं पर किसानों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। चौधरी देवीलाल जी 1989 में हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने थे। कब बने थे? 1989 में। और कौन से नंबर के बने थे? 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार सीएम कब बने थे? ये बने थे 1977 में बने थे। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे उस समय। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। 1919 में हुई थी। GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1915 के तहत हुई थी। सबसे पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? सर शादीलाल। सबसे पहले भारतीय व्यक्ति कौन था जो न्यायाधीश बना था? तो वह कौन था? सर शादीलाल। और हरियाणा में इनका बिलोंग करते थे सर शादीलाल जी, रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, पेरिस ऑफ हरियाणा करनाल को कहा जाता है। और यह सफाई में भी प्रथम आया था हरियाणा में। अब स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। किसने शुरुआत की थी? मोदी जी ने शुरुआत की थी। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन इन्होंने शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 2014 को। लेकिन ये भारत में शुरुआत हुई थी उस समय। हरियाणा में जब कब शुरुआत हुई थी? हरियाणा में स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ मिशन अभियान आया था। ये आया था 1 नवंबर 2014 को, मतलब 1 महीने बाद आया था। भारत में शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को और हरियाणा में शुरू हुआ था 1 नवंबर 2014 को शुरू हुआ था। भारत ने स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। किसने? इंदौर ने। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर प्रथम आया था भारत में। और हरियाणा में प्रथम कौन आया था? हरियाणा में प्रथम आया था करनाल। क्लियर। नेक्स्ट है धान का कटोरा। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ये भी हमारे करनाल को ही कहा जाता है धान का कटोरा।
बासमती चावल यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। बासमती चावल बहुत अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट दूसरे देशों को भेजा जाता है। शू सिटी कहते हैं इसको। लिबर्टी फैक्ट्री है, लिबर्टी शू की फैक्ट्री है यहाँ पर। कहाँ पर है? घरोंडा करनाल में है। बाटा फैक्ट्री कहाँ पर है? बाटा फैक्ट्री है हमारी फरीदाबाद में है। हरियाणा में अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है, अगर कोई अंतरजातीय विवाह करता है हरियाणा में, तो उसको कितनी राशि दी जाती है? उसको राशि दी जाती है 1 लाख रुपया। लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये राशि बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है, 2,50,000 कर दी गई है। योगेश्वर दत्त का लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रहे थे, लेकिन कांस्य पदक जो था ये सिल्वर मेडल में बदल गया था। कैसे बदल गया था? इसकी स्टोरी है छोटी सी। 30 अगस्त 2016 को उसने कांस्य पदक जीता, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जिसने की रजत पदक जीता था, जिसने की सिल्वर मेडल जीता था, उसकी जो थी वो डेथ हो गई थी। उसकी डेथ होने की वजह से ही योगेश्वर दत्त को सिल्वर मेडल दे दिया गया था। तो ये योगेश्वर दत्त का संबंध कहाँ से है? ये है हमारे भैंसवाल गांव है सोनीपत का, वहां से है। और 2 नवंबर 1982 को इनका जन्म हुआ था, 2 नवंबर 1982 को। और कुश्ती से संबंध रखते हैं योगेश्वर दत्त कुश्ती से संबंध रखते हैं। हरियाणा की माटी का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये है हरिभूमि। हरियाणा की माटी का सबसे पहला समाचार पत्र है हरिभूमि। कहाँ से प्रकाशित होता है? ये रोहतक से प्रकाशित होता है। हरियाणा में बुजुर्गों की मृत्यु पर नृत्य कौन से कहता है? किसी बुजुर्ग की अगर डेथ हो जाती है तो उस पर कौन सा नृत्य कहता है? ये कहता है खेड़ा नृत्य कहता है। और लड़के की बारात जाने पर कौन सा कहता है? ये कहता है खोड़िया नृत्य कहता है। ये केवल औरतों के द्वारा किया जाता है। जब जो है पुरुष लोग जो है लड़के की बारात लेकर घर से चले जाते हैं, तो जाने के बाद जो औरतें घर में रह जाती थी वो क्या करती थी? फिर पीछे से नृत्य करती थी और दुल्हन के आने तक का इंतजार करते समय तक वो नृत्य करती रहती थी सब। तो यहाँ पर कौन सा नृत्य होता है? इसी नृत्य का नाम है खोड़िया नृत्य। नेक्स्ट है तराइन का पहला युद्ध। तो सबको पता है हमें कब हुआ था? 1191 में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी, मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। फिर अगले ही साल क्या हो गया था? 1192 में ही तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। और जो मोहम्मद गौरी था उसने बिना बताए ही अटैक कर दिया था। मतलब जो पृथ्वीराज चौहान था वो अभी तक उनकी सेना वगैरह अच्छे से प्रिपेयर, वैसे तो प्रिपेयर ही रहती थी इनकी सेना, लेकिन इतनी अच्छे से प्रिपेयर नहीं थी। इसने बिना बताए ही षड्यंत्र रचाकर इसने आक्रमण कर दिया था मोहम्मद गौरी ने। और उसकी वजह से क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान की इसके बाद मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट है तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था यल्दौज कबूचा और इल्तुतमिश के बीच में। इल्तुतमिश और यल्दौज कबूचा इन दोनों के बीच में हुई थी। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। 1215 से 16 ईस्वी में, 1516 ईस्वी में हुआ था। और जो इल्तुतमिश था ये तो गुलामों का गुलाम था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने यल्दौज कबूजा जो था, जो इसका दूसरा प्रतिद्वंदी था, इसको उसने सिंध नदी के अंदर डुबा कर उसको जबरदस्ती मार दिया गया था। और इस तरह से वो युद्ध में हार गया था और इल्तुतमिश की जीत हो गई थी। इल्तुतमिश की जीत होने के बाद ही इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का शासक बन गया था। पहले ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बना था और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का ही जवाई बन गया था। नेक्स्ट है योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1965 को हुआ था। 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन हुआ था। और बाबा रामदेव के जो गुरु थे उनका नाम था बलदेव। बाबा रामदेव के शिष्य थे आचार्य बालकृष्ण। बाबा रामदेव के गुरु का नाम है बलदेव और बाबा रामदेव के शिष्य का नाम है आचार्य बालकृष्ण। इनका जन्म हुआ था महेंद्रगढ़ में और इन्हें ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था योग सम्राट बाबा रामदेव जी को।
नेक्स्ट है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी यह कहाँ पर है? यह है कुंडली सोनीपत में है। कुंडली सोनीपत में है। और एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है? एजुकेशन सिटी कहते हैं सोनीपत को। बट एजुकेशन हब किसे कहते हैं? एजुकेशन हब कहते हैं रोहतक को। एजुकेशन सिटी कहते हैं सोनीपत को, एजुकेशन हब कहते हैं रोहतक को। पंडित नेकीराम कॉलेज सबसे पहला कॉलेज है। सबसे पहला कॉलेज हरियाणा का कौन सा है? यह है पंडित नेकीराम कॉलेज। कहाँ पर खुला था? रोहतक में। कब खुला था? 1926 में खुला था। और हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? सबसे पहली यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसका उद्घाटन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी क्या है? 1956 में बनी थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हमारा। इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था हमारे राष्ट्रपति पंडित राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और गोल्डन सिटी कहते हैं, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? सोनीपत को कहते हैं। सोनीपत को कहते हैं गोल्डन सिटी। हिंदी में है स्वर्ण नगरी। इसे स्वर्ण प्रस्थ या सोन प्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था सोनीपत नगर को। पांडवों ने महाभारत के समय दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे। कितने गांव मांगे थे? 5 गांव मांगे थे। कौन कौन से गांव मांगे थे? पानीपत, सोनीपत, तिलपत, बागपत। पांडवों ने महाभारत के समय युधिष्ठिर ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे। उनका नाम है पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। प्रस्थ पहले याद कर लेंगे, इजीली लर्न हो जाता है। देखो, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, तिलपत और बागपत। रिपीट, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, तिलपत, बागपत। और तिलपत का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1669 में हुआ था तिलपत का युद्ध। तिलपत का युद्ध हुआ था 1669 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? यह हुआ था राजा गोकुला जाट और औरंगजेब के बीच में। औरंगजेब जो था मुगल सम्राट था एक। तो मुगल सम्राट जो थे, मुगल सूबेदार जो थे, उन्होंने क्या किया था उस समय? किसानों पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए थे। तो किसानों पर भारी टैक्स लगाने की वजह से किसान जो थे बहुत अधिक गुस्से में थे। तो राजा गोकुला जाट ने इनका साथ दिया किसानों का, और सभी किसानों को इकट्ठा करके और उसे समझाया और उसे बोला कि कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, टैक्स जमा करने से मना कर दिया गया। तो इसी बात से ही जो किसान थे वो बहुत अधिक गुस्साए हुए थे और यह विद्रोह हुआ था, यह युद्ध हुआ था तिलपत का युद्ध, जो कि मथुरा के पास पड़ता है। और इसके बाद क्या हुआ? जब औरंगजेब खुद भी अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर और तोप वगैरह लेकर वहां पर गया, युद्ध किया। तो उन्होंने क्या किया कि युद्ध करने के बाद राजा गोकुला जाट जो था, गोकुला जाट को बंदी बना लिया गया, बंदी बनाकर ले आए और बंदी बनाकर उसे बाद में मार दिया गया था। इस तरह से ये तिलपत का युद्ध हुआ था 1669 ईस्वी में। तो घूमर लोकगीत कब गाया जाता है? ये होली के अवसर पर गाया जाता है। पुष्पदंत की रचना ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। और पुष्पदत्त की रचना ये है जैन धर्म से संबंधित। और पुष्पदत्त की ग्रंथों की संख्या है 4। सुभाष घई का जन्म कहाँ पर हुआ था? सुभाष घई का जन्म हुआ था रोहतक में, 1945 में हुआ था। और मल्लिका शेरावत का भी जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के हिसार में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा हिंदू पुराण के अनुसार क्या हुआ था कि जो परशुराम ने गणेश जी का एक दांत तोड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें एक दंत कहा जाता है। ऐसे बहुत सी किंवदंतियां हैं, बहुत सी ऐसी जिससे मतलब काफी कहानियां ऐसी बनी हुई हैं। किस तरह से कई कहते हैं कि उनका लिखते लिखते उनकी पेन की स्याही खत्म हो गई थी, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर लिखना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। इस तरह से भी कहानी बनती है। नेक्स्ट है परशुराम के पिता थे जमदग्नि। परशुराम के पिता का नाम था जमदग्नि और ये जामनी गांव जींद से बिलोंग करते थे। तो जमदग्नि का आश्रम कहां पर है? जींद में है। ऋषि जमदग्नि ने तपस्या की थी, कहां पर की थी? रामराया गांव है, इस गांव का नाम है रामराया। और कहां पर पड़ता है? ये जींद में पड़ता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने उनको यहाँ पर दर्शन दिया था, मतलब रामराया गांव में इन्होंने तपस्या की थी बहुत अधिक। और भगवान श्री राम जब वनवास में गए हुए थे तो उन्होंने रामराया गांव में आकर भगवान श्री राम ने जमदग्नि को उनको दर्शन दिए थे। और श्री ऋषि ने उन जहाँ पर पैर धोए थे वहां पर ऋषि ने उनके जहाँ पर पैर धोए थे वहां पर कुंड बनाया गया है और वहां पर पुष्कर तीर्थ भी बनाया गया है। सूरज कुंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था मयूर झील
के नाम से जाना जाता था, सूरज कुंड को। मयूर झील का निर्माण करवाया था तोमरों के राजा, तोमर वंश के राजा थे अनंगपाल द्वितीय। कहीं कहीं पर सूरजपाल भी आता है इनका नाम, सूरजपाल भी इन्हीं का ही नाम था, अनंगपाल द्वितीय भी इन्हीं का नाम था। इन्होंने 10वीं शताब्दी में करवाया था। अनंगपाल का दूसरा नाम था सूरजपाल। तोमरों ने दिल्ली की स्थापना की थी, दिल्ली की, और दिल्ली का उस समय नाम था इसका दिल्ली का, और नया नाम है दिल्ली का, हट गया है तो दिल्ली इनका नाम है। विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है, कहां पर लगता है? कुंभ का मेला लगता है कहां पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज, अभी इसी साल ही लगा है, ठीक है। और मोदी जी ने 1400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इस पर। मोदी जी ने 1400 करोड़ रुपए का खर्चा किया। आपने देखी होगी, बहुत दिन तक वायरल होती रही है वीडियोस कुंभ के मेले की, कैसे 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 वहां पर सब कुछ अरेंजमेंट्स किए गए थे। ईख की खेती, ये किसकी रचना है? ईख की खेती, यह रचना है राजाराम शास्त्री की। राजाराम शास्त्री का सबसे पहले उपन्यास का क्या नाम था? तो यह था झाड़ू फिरी। राजाराम शास्त्री के सबसे पहले उपन्यास का नाम है झाड़ू फिरी, और ईख की खेती भी इन्हीं की रचना है। हरियाणा संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका कौन सी है? यह है हरिप्रभा। हरियाणा संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका है हरिप्रभा, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला, हरियाणा में है। कुल 5 अकादमी है, 5 अकादमियां हैं, और पांचों ही अकादमी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहां पर है? हमारा पंचकुला में है। नेक्स्ट है केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र यह कहां पर है? यह है हमारा हिसार में है, एशिया का है ये। केंद्रीय है, सेंट्रल लेवल का है पशु प्रजनन केंद्र, तो यह कहां पर है? हिसार में। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है एशिया का पशु फार्म। एशिया का पशु फार्म ये कहां पर है? ये भी हमारा हिसार में ही है। और नेक्स्ट है अश्व अनुसंधान केंद्र। अश्व अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? ये भी हमारा हिसार में है। और हरियाणा में केवल मगरमच्छ प्रजनन केंद्र केवल एक ही है। हरियाणा में केवल एक ही मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, और वो भी कहां पर है? भोर सैदान में है। भोर सैदान जो कि कुरुक्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट तो कुरुक्षेत्र ही आता है, लेकिन अगर कई बार पर्टिकुलर ऑप्शंस में दिया जाता है, पर्टिकुलर नाम ही दे दिया जाता है, जैसे भोर सैदान, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन से थे? निर्वाचित मतलब जिन्हें वोटों के द्वारा चुना गया था, सरकार के जनता के द्वारा चुना गया था, वो है हमारे सीएम राव वीरेंद्र सिंह। सीएम थे राव वीरेंद्र सिंह। तो ये हैं गैर कांग्रेसी थे, पहले गैर कांग्रेसी थे हमारे सीएम। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे हमारे राव वीरेंद्र सिंह जी। और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? वो भी थे राव वीरेंद्र सिंह जी, ठीक है। और पहले सीएम कौन थे? क्योंकि इसके टाइम इलेक्शन नहीं हुए थे, भगवत दयाल शर्मा जी के टाइम इनको नॉर्मली मतलब सहमति से ही इनको बना दिया गया था। तो ये हैं भगवत दयाल शर्मा, और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। लेकिन जो राव वीरेंद्र सिंह जी थे वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, पार्टी का नाम रखा था विशाल हरियाणा पार्टी। तो इस नाम से उनकी पार्टी थी, और बाद में यह जाकर कांग्रेस में ही मिल गई थी कुछ समय बाद। लेकिन उस समय इनकी ये अपनी नई पार्टी थी। तो ये निर्वाचित भी यही है, पहली बार चुनाव हुआ था इनके टाइम में। और दूसरा, अगर सीरीज में देखा जाए तो ये दूसरे नंबर के थे, क्योंकि पहले थे भगवत दयाल शर्मा और दूसरे थे राव वीरेंद्र सिंह जी। परंतु गैर कांग्रेसी पहले थे राव वीरेंद्र सिंह जी। और हमारे जो स्पीकर रहे हैं, प्रथम पुरुष विधानसभा स्पीकर, अगर क्वेश्चन बनता है प्रथम पुरुष विधानसभा स्पीकर, तो वो भी कौन थे? हमारे राव वीरेंद्र सिंह जी थे, ठीक है। और पहले सीएम थे हमारे भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा भी आ जाता है लिखा हुआ। बिना निर्वाचित मतलब इनको निर्वाचित नहीं किया गया था, इनको सहमति से ही बना दिया गया था। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस पार्टी से। यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि हरियाणा के पहले पुरुष विधानसभा स्पीकर कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह जी। देखिए, और पहली महिला विधानसभा स्पीकर थी शन्नो देवी। और अगर सिंपली पूछ लिया जाए, ना पुरुष ना महिला कुछ ना पूछा जाए, सिंपल पूछ लिया जाए पहला विधानसभा स्पीकर कौन था, तो वो थी हमारी शन्नो देवी। लेकिन पहली महिला विधानसभा स्पीकर वो थी शन्नो देवी, और पहला पुरुष विधानसभा स्पीकर वो थे हमारे राव वीरेंद्र सिंह जी। हरियाणा के दूसरे सीएम भी राव वीरेंद्र सिंह जी थे। कहां से बिलोंग करते थे? रेवाड़ी से बिलोंग करते थे।
हरियाणा का सबसे पहला राजनीतिक दल ये कौन सा था? ये था हमारा हरियाणा विशाल पार्टी। मतलब सबसे पहले इन्होंने राजनीतिक पार्टी कौन सी बनाई थी? हरियाणा विशाल पार्टी। किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह जी ने बनाई थी। और कब बनाई थी? 1966-67 में। और जब नेक्स्ट है हमारी हरियाणा विकास पार्टी। दूसरी थी हमारी हरियाणा विकास पार्टी, ये थी विशाल पार्टी, ये थी विकास पार्टी। और विकास पार्टी किसने बनाई थी? ये हमारी बनाई थी चौधरी बंसीलाल जी ने। चौधरी बंसीलाल जी ने। राव वीरेंद्र की सरकार गिरने के बाद क्या हुआ था? आपातकाल शुरू हो गया था, इमरजेंसी लग गई थी 1967 में। और उसके बाद फिर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, जब राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार गिरी थी। इसके बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा में। और इसके बाद बंसीलाल जी की सरकार बनी थी, इनकी सरकार के गिरने के बाद। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लेखक। प्रसिद्ध लेखक कौन से हैं? हमारे हैं विशंभर नाथ। क्या है? विशंभर कौशिक। विशंभर कौशिक, विशंभर कौशिक दुबे। तो इनका ये क्या है? दुबे जी के पत्र। इनकी जो वो है रचना, वो है दुबे जी के पत्र लिखते थे, जो कि मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती थी। और इनकी जन्मस्थली थी अंबाला। विशंभर नाथ कौशिक, इनकी जन्मस्थली थी अंबाला। CSSRI, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। CSSRI, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कहां पर हुई थी? करनाल में हुई थी। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। ठीक है, शॉर्ट में बोलेंगे CSSRI, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में बना था। कहां पर? करनाल में। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कब बना था? 1955 में बना था। NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी करनाल में। कब हुई थी? 1955 में। इसकी स्थापना एक्चुअल में जो हुई थी वो 1923 में हुई थी। कहां पर हुई थी? बेंगलोर में। लेकिन 1955 में इसे करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था, करनाल में ट्रांसफर कर दिया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। नेक्स्ट है DWR। DWR क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, मतलब गेहूं व्हीट मतलब गेहूं अनुसंधान केंद्र। ये भी कहां पर है? हमारा करनाल में है। नेक्स्ट है पशु अनुवांशिकी जांच अनुसंधान संस्थान। पशु अनुवांशिकी जांच अनुसंधान संस्थान, यह कहां पर है? हमारा राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी जांच अनुसंधान संस्थान, NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ये कहां पर है? ये है हमारा करनाल में है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म ये कहां पर है? ये हमारा हिसार में है। महाजन पदों में कुरु की राजधानी, कुरु की राजधानी कौन सी थी? तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और कुरुक्षेत्र की स्थापना किसने की थी? कुरुक्षेत्र की स्थापना भी कुरु ने ही की थी। कुरु प्लस क्षेत्र, क्षेत्र जो है वो तत्सम शब्द है और ये पुराना नाम है कुरु। कुरु जंगाल, कुरु जंगाल से निकला है कुरु। तो यहाँ पर है कुरुक्षेत्र में स्थित जो है वो ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर की स्थापना भी इसी राज्य कुरु ने ही की थी। नेक्स्ट है भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना कुरुक्षेत्र से की थी। पृथ्वी की रचना कहाँ से की थी? भगवान ब्रह्मा ने की थी पृथ्वी की रचना कुरुक्षेत्र से। और माता सरस्वती से विवाह भी कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। पूरे हरियाणा में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है और वो भी ब्रह्म सरोवर के ही बीचों बीच है, ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल बीच में है। और किसने बनवाया था? कुरु ने ही बनवाया था। हरियाणा में शीतला माता का मंदिर है, कहाँ पर है? गुड़गांव में है। और मुगलई शैली की तर्ज पर बनाया गया है, ये मुगलई शैली की तर्ज पर इसे डिजाइन किया गया है। शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था जाटों के प्रतापी राजा सूरजमल ने करवाया था। सूरजमल ने कब करवाया था? 1750 में करवाया था। भरतपुर के राजा थे, भरतपुर, जिन्होंने भरतपुर रियासत की स्थापना की थी। भरतपुर रियासत की स्थापना हुई थी राजा चूड़ामल ने की थी। और औरंगजेब के शासनकाल में राजा राम और चूड़ामन दो चाचा भतीजा होते थे, जिन्होंने राजा राम अकबर की अस्थियों को जलाने वाला ही था सिकंदरा से निकालकर। और उधर से
अहमद शाह मुगल के शासक काल में इसका निर्माण हुआ था। अहमद शाह जो थे वो मुगल, उनके शासन काल में शीतला माता मंदिर का निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था, 1750 में करवाया था। इसे कहा जाता है जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल, राजा सूरजमल को कहा जाता है। और इसे जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है। जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है सूरजमल को। सूरजमल का बेटा था जवाहर सिंह। सूरजमल का बेटा था जवाहर सिंह, जिसने कि 1750 में दक्षिण हरियाणा पर अधिकार करके अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? रेवाड़ी को बनाया था। जवाहर सिंह जो था वह अपंग था। जवाहर सिंह जो था वो अपंग था, इसलिए उसने राजा सूरजमल ने जवाहर सिंह को दक्षिण हरियाणा सौंप दिया। उसने उसको तरस करके उसके ऊपर दया आ गई तो उसको दे दिया कि राजा सूरजमल ने जवाहर सिंह को ही अपना दक्षिण हरियाणा जो जीतने के बाद उसको सौंप दिया था। तो राजा सूरजमल को पता लगा कि गुरु द्रोणाचार्य के शव को जलाया गया था गुड़गांव में। और गुरु जी के साथ ही उनकी पत्नी थी कृपी। उनकी पत्नी थी कृपी था उनकी पत्नी का नाम। कृपी को भी सती कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर तो कृपी को जहां पर सती किया गया था वहीं पर ही राजा जवाहर सिंह ने शीतला माता का मंदिर बनवा दिया गया था। कब बनवाया था? 1750 ईस्वी में बनवाया था। शीतला माता के मंदिर में किसकी मूर्ति है? ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि शीतला माता के मंदिर में किसकी मूर्ति है। तो ये है गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी। कृपी की मूर्ति है। तो इसे शीतला माता मंदिर क्यों कहते हैं? तो क्वेश्चन फिर ये बनता है कि अगर इसमें मूर्ति ही पत्नी उनकी कृपी की है तो फिर इसे शीतला माता मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि फागुन का जो महीना होता है, फागुन के महीने के बाद आता है चैत्र का महीना। चैत्र के महीने में जब होली होती है तो होली के 7वें दिन ये त्योहार मनाया जाता है शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी मनाया जाता है ये, और इसे बासोड़ा भी कहा जाता है, बासोड़ा। तो पूरे हरियाणा में शीतला माता की पूजा होती है। इसी वजह से ही इस कृपी माता का नाम ही शीतला माता पड़ गया था। और शीतला माता का मेला कब लगता है? साल में 2 बार लगता है। जैसे साल में 2 बार नवरात्रे होते हैं, ऐसे ही साल में 2 बार ही शीतला माता का मेला लगता है। चैत्र मास की सप्तमी व अष्टमी को इनका मेला लगता है, और आषाढ़ मास की भी सप्तमी और अष्टमी को ही इनका मेला लगता है। मारा गांव जगमग गांव, मारा गांव जगमग गांव, ये कब शुरू हुई थी? ये योजना शुरू हुई थी हमारी 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है बावली अभिलेख। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ है पिंजौर से। बावली अभिलेख जो है वो पिंजौर से प्राप्त हुआ है। पांडवों ने अपने वनवास के दिन ही पिंजौर में बिताए थे। जब इनका पांडवों का वनवास का समय चल रहा था तो इन्होंने पिंजौर में अपना समय व्यतीत किया था। तो हर रोज जब इनको प्यास लगती थी तो प्यास लगने के लिए क्या करते थे? ये हर रोज एक बावड़ी खोदते थे। उस समय क्या था कि पानी का जो स्तर था वो बिल्कुल ऊपर ही था, मतलब थोड़ा सा ही खोदने पर ही पानी, पीने का पानी जो था वो निकल आता था। तो हर रोज एक बावड़ी खोदते थे। तो यहाँ पर ये है कि हर रोज खोदने का क्या मकसद था? एक दिन खोदने के बाद वो पानी थोड़ी खत्म हो जाता था, है ना। लेकिन उन्हें यह डर होता था कि अगर हमने इस बावड़ी का पानी जैसे ताजा खोदा, उसको खोदने के बाद पूरा दिन भर पानी पिया, रात के लिए भर के रख लिया, जो भी था, उसके बाद क्या होता था कि उन्हें यह डर होता था कि कहीं रात को हमारे सो जाने के बाद कहीं कौरवों ने कुछ उसके अंदर मिला ना दिया हो पानी के अंदर। इस डर से वो अगले दिन फिर नई बावड़ी जो थे वो खोदते थे। इसलिए 365 बावड़ियां बन गई थी वहां पर। ठीक है, तो यहाँ आगे अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों का स्थल कौन सा है? तो लाला लाजपत राय की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का स्थल रहा है हिसार। लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था पंजाब में। इनके पिता थे अध्यापक। इनके पिता एक टीचर थे। तो टीचर जब उनकी ट्रांसफर हुई तो ट्रांसफर होकर वो कहाँ पर आ गए थे? रोहतक में आ गए थे। रोहतक में आने के बाद फिर यहाँ जब शिफ्ट हो गए थे तो इन्होंने अपना जो राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का घर बनाया था, स्थल बनाया था, वो किसे बनाया था? हिसार को बनाया था। लाला लाजपत राय रोहतक अपने पिता के साथ ही, जब उनके पिता की ट्रांसफर हुई तो ये भी अपने पिता के साथ ही आ गए थे। उस समय ये लॉ की पढ़ाई कर चुके थे, लॉ की बैरिस्टर की पढ़ाई कर चुके थे। तो इन्होंने अपने हिसार की कोर्ट में अपनी जो लॉ की स्टडी की थी उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। और लाला लाजपत राय
जी को जब उनके ऊपर लाठी प्रहार किया गया था बहुत अधिक, तो उनके सिर में 19 बार लाठियां लगने से उनकी मौत हो गई थी। लाला जी को 1907 में मांडले जेल भेज दिया गया था। लाला जी को 1907 में मांडले जेल भेज दिया गया था। मांडले जेल कहाँ पर थी? बर्मा में थी। मतलब कि उनको देश निकाला दे दिया गया था। लाला जी के साथ और कौन थे? तो ये थे सरदार अजीत सिंह जी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह के चाचा थे ये। सरदार अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा, ये जेल चले गए थे। इनके साथ ही मांडले जेल भेज दिया गया था। इनको देश से निकाल दिया गया था क्योंकि ये लोगों को स्वाधीनता के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे, तो इसलिए इनको ही देश से बहुत दूर कर दिया गया, ताकि ना ही यहीं कहीं आसपास होंगे, क्योंकि ये लोग जेल में बैठे बैठे भी उनको मोटिवेट करते रहते थे, तो इसलिए ही उनको देश से ही बाहर भेज दिया गया था। नेक्स्ट है लुवास, LUVAS। ये क्या है? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज। ये कहाँ पर है हमारी? ये भी हिसार में है। हिसार में स्थित है पशु विज्ञान एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय। हिसार में स्थित पशु विज्ञान एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? ये भी लाला जी के नाम पर ही है। और ये कब बना था? 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष थे गुरदयाल जी और इसके कुलपति थे विनोद कुमार वर्मा। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? हिसार में है। इसके कुलपति थे BR कंबोज। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चौधरी चरण सिंह, CCSHAU कर दिया गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। अल्बेरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। अल्बेरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था अल्बेरूनी। और गजनवी ने हरियाणा पर 2 बार आक्रमण किया था। कब किया था? 1009 में और 1014 में। दूसरी बार के बाद ये आया था, अल्बेरूनी आया था इसके साथ। अल्बेरूनी ने पुस्तक लिखी थी, उसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद है उनकी पुस्तक, जिसमें कि हरियाणा की झील है ब्रह्म सरोवर, इसका वर्णन किया गया है। हरियाणा की जो झील है ब्रह्म सरोवर, यह चारों ओर से पक्की ईंटों से बनी हुई है। पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर भी इसे कहते हैं। ये एशिया का पहला ऐसा सरोवर है जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ है। इसी सरोवर के पास ही है, क्या है? ज्योतिसर सरोवर, जिसके किनारे पर ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कर्ण का पिंडदान किया गया था। कर्ण ने पिंडदान किया गया था। कर्ण का पिंडदान कहाँ किया गया था? ये किया गया था सन्निहित सरोवर में। कहां पर किया गया था? सन्निहित सरोवर में किया गया था कर्ण का पिंडदान, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है सन्निहित सरोवर। दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान कहां पर दिया था? ज्योतिसर सरोवर में दिया था। इंद्र भगवान का जो वज्र है दधीची ऋषि की अस्थियों से ही बना हुआ है। इंद्र भगवान का जो वज्र होता है शस्त्र उनका, वो दधीची ऋषि के अस्थियों से बना हुआ है। नेक्स्ट है पंचकुला। पंचकुला इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए प्रसिद्ध है। फिर पंचकुला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए प्रसिद्ध है। और हरियाणा की ट्राई सिटी भी इन्हें कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला। चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की नैनो सिटी किसे कहते हैं? पंचकुला को कहते हैं। 2008 में पलवल फरीदाबाद से अलग होकर नया जिला बन गया था। 2008 में। कब बना था ये बना था 15/8/8। इजीली लर्न कर सकते हैं आप इसको। 15/8/8 को बना था पलवल। 15/8/8 15 अगस्त 2008 को बना था। अब उस सबसे छोटा जिला जो है वो फरीदाबाद बन गया है। अब सबसे छोटा जिला कौन है? फरीदाबाद है। तो क्योंकि पलवल जो है वो फरीदाबाद से ही अलग होकर बना था ना, इसलिए। देश का पहला हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है हमारा? ये है गांव वनसंतूर, जो कि यमुनानगर में पड़ता है। वनसंतूर यमुनानगर। नेक्स्ट है यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा का जन्म कब और कहां हुआ था? यशपाल शर्मा का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1967 को हुआ था हिसार जिले में। यशपाल शर्मा का जन्म 1 जनवरी 1967 को हिसार जिले में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास यहीं पर ही विराम देते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, नए जोश के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप कि आपको ये समझ आ रहे होंगे सब, क्योंकि हमें तो पर्टिकुलर एक लाइन का डेटा ही लर्न करना होता है। और दूसरा जो है कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी स्टोरीज या कुछ सीखने से आपको पर्टिकुलर डेटा लर्न करने से ही मतलब होना चाहिए। और इसमें प्लीज मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा। मैंने पहले भी बार बार हर वीडियो में बोला है, क्योंकि राइटिंग जो है ये कोई इंटेंशनली
इस वीडियो के लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, ये तो मेरे पहले से ही मैंने प्रिपेयर किए हुए थे। अगर इंटेंशनली होता तो मे बी मैं थोड़ा सा और अच्छा लिखने की कोशिश करती। सो प्लीज अपना सीईटी का जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, आप सबको भी पता है, आप सब भी जुड़े हुए हैं डेली न्यूज से। तो अपनी तैयारी को खींच दीजिए, तैयारी को फटाफट लगे रहिए। बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर भी, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बैक टू बैक फटाफट से प्लेलिस्ट देखते जाइए, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं और भी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। मैंने किसी भी वीडियो में आपका कोई भी टाइम वेस्ट करने की, टाइम सेव करने की कोशिश की, कहीं पर भी मैंने बिल्कुल भी किसी का टाइम वेस्ट नहीं किया है। सो प्लीज मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नए जोश के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड प्लीज डू सपोर्ट माय चैनल मोर एंड मोर। सो बाय स्टूडेंट्स।